हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 4 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी तक हमने बहुत सारी कंट्रीज के बारे में पढ़ा, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? तो हम यूएन के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने इससे पहले पढ़ा था बायपोलर वर्ल्ड, यूनिपोलर वर्ल्ड। यूनिपोलर वर्ल्ड मतलब कि जहां पर एक ही कंट्री पूरे दुनिया को डोमिनेट करती हो, और बायपोलर वर्ल्ड जहां पे दो कंट्री पूरी दुनिया को डोमिनेट करती हो। अब देखो, अगर एक इंटरनेशनल एरियाना में अगर कोई भी कंट्री है तो वो अपनी मनमानी करने की कोशिश करेगी। हमेशा किसी ना किसी चीज को लेकर कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, वॉर होते रहते हैं। तो अगर हमेशा वॉर होते ही रहेंगे तो ये तो बहुत ज्यादा नुकसान की बात है। तो वॉर को रोकने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट का पीसफुल सॉल्यूशन जो है वो निकालने के लिए हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ती है, जैसे कि यूएन। यूएन क्या करता है? यूएन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर बहुत सारी कंट्रीज से ब्यूरोक्रेट साथ में आते हैं और काम करते हैं, और किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का एक पीसफुल सोल्यूशन जो है वो ढूंढते हैं। वो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट को वॉर में बदलने नहीं देते, ये उनका मेन काम होता है। अब हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं। तो चलो, सबसे पहला टॉपिक है वाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। क्यों हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए? तो देखो, हम बहुत जगह देखते हैं कि यूएन इनइफेक्टिव भी रहता है बहुत सारे काम में। जो यूनाइटेड नेशन है उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे कि रशिया यूक्रेन का वॉर अभी भी तो चल रहा है ना। तो यूएन का यहाँ पर क्या इफेक्टिव रहा? यहाँ तो कोई असर ही नहीं पड़ा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, यूएन होना चाहिए। तो क्यों मानते हैं ऐसा? क्योंकि आज के दुनिया के जो लोग हैं वो अभी भी मानते हैं कि यूएन एक इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये इनडिस्पेंसेबल है, इसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता, इसे हटाया नहीं जा सकता। आज के दुनिया की ये नीड बन चुका है। ये जो है वो ग्रेट होप ऑफ ह्यूमैनिटी फॉर पीस एंड प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि अगर दुनिया में आज हमें पीस चाहिए, हमें अगर दुनिया में प्रोग्रेस कराना है, अपनी कंट्री को प्रोग्रेस कराना है, डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए यूएन चाहिए, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट को रोकता है और डेवलपमेंट पर फोकस करता है। और इसी स्टेटमेंट के आगे हमें ये बताया जाता है कि दो लोगों ने अपने अपने और स्टेटमेंट दिए थे जो कि यूनाइटेड नेशन में काम कर रहे थे। तो उनके स्टेटमेंट को भी पढ़ते हैं। देखो, डैग हैमर्सकेजोल्ड जो कि सेकंड सेक्रेटरी जनरल थे यूएन के, वो कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन इसीलिए नहीं बना ताकि इस दुनिया को वो स्वर्ग बना दे, लेकिन इस दुनिया को नर्क भी ना होने दे, ये यूनाइटेड नेशन का काम है। दूसरा, शशि थरूर जो कि फॉर्मर यूएन अंडर सेक्रेटरी जनरल थे कम्युनिकेशन एंड पब्लिक इंफॉर्मेशन के, वो कहते हैं कि हमारे लिए यूनाइटेड नेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए यूनाइटेड नेशन इसीलिए इम्पोर्टेंट है ताकि हम कॉन्फ्लिक्ट के पीसफुल सॉल्यूशन जो है वो ढूंढ सके। अगर हम किसी और से बात करके उसका दिल भी दुखा रहे हैं, अपनी बातों से किसी को बोर कर रहे हैं, वो ज्यादा अच्छा है रादर जाकर हम वहां पर वॉर लड़े और होल बोर करें किसी वॉर फील्ड में। उससे तो ज्यादा ही अच्छा है कि हम बात करके सॉल्यूशन निकाल लें। तो हमने दो इनसाइडर्स की बात सुनी, दो लोग जो कि यूएन में बड़े बड़ी पोजीशन पर काम कर रहे थे। उन्होंने बताया कि यूनाइटेड नेशन होना क्यों जरूरी है। तो इससे हमें एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि हर चीज का आंसर यूनाइटेड नेशन नहीं है, लेकिन फिर भी यूनाइटेड नेशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि कुछ काम जो है वो यूनाइटेड नेशन ही कर सकता है। जैसे कि यूनाइटेड नेशन डील करता है विद द मैटर ऑफ वॉर एंड पीस। इतनी देर में तुम्हें इतना तो पता चल ही गया होगा कि यूनाइटेड नेशन किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को वॉर में बदलने से रोकता है, और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कोशिश करता है कि इसका बैठकर जो इस मसले का हल निकाला जाए, यहाँ पर पीस हो, ना कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो। यूनाइटेड नेशन
ऐसी कोशिश करता है कि सारी कंट्रीज जो है वो कोऑपरेट कर सके और नॉर्मल लोगों के लिए, आम लोग, हम लोगों के लिए बेटर लिविंग कंडीशंस हो, इस पर भी यूनाइटेड नेशन ध्यान देता है। यूनाइटेड नेशन हर चीज का पीसफुल सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है। देखो, कॉन्फ्लिक्ट होना बहुत आम सी बात है, इतनी बड़ी दुनिया है, इतने सारी कंट्रीज हैं, तो किसी ना किसी चीज को लेकर दो कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाले के साथ मेरे कोई डिफरेंसेस है, अगर हम एक चीज पर अग्री नहीं कर रहे तो हम सीधा वॉर में चले जाएंगे और वॉर से ही, लड़ाई झगड़ा करके ही हम अपने चीजों का सॉल्यूशन निकालेंगे। ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बातचीत करके आराम से निकाला जाता है और ये बहुत कम ही लोग इस पर ध्यान देते हैं। लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम बातचीत से जो है वो सुलझ जाती है। यही यूनाइटेड नेशन कहता है कि पीसफुल सॉल्यूशन ढूंढो। यूनाइटेड नेशन को एक सुपरा स्टेट नहीं है कि मतलब कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका कंट्रीज के ऊपर अधिकार है और जो यूनाइटेड नेशन कहेगा वही कंट्रीज करेंगी, ऐसा भी नहीं है। यूनाइटेड नेशन क्यों एग्जिस्टेंस में आया, क्यों एग्जिस्ट करता है यूनाइटेड नेशन? क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज आई, उन्होंने अग्री किया कि हाँ, हमको ऐसा ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, हम चाहते हैं कि दुनिया में पीस हो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसीलिए कंट्रीज ने मिलकर यूनाइटेड नेशन बनाया। और जितना यूनाइटेड नेशन उतना ही काम करेगी जितना कि लोग चाहते हैं, कंट्रीज चाहती हैं। अगर कंट्रीज किसी मामले में चाहेंगी कि यूनाइटेड नेशन काम ना करे तो उस फील्ड में यूनाइटेड नेशन काम नहीं कर सकता। इसलिए इसे स्टेट ने बनाया है, ये कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसका लोगों पर अधिकार हो। ये सिर्फ इतना कर सकती है कि ये किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को वॉर में ना होने दे और चीजों के पीसफुल सॉल्यूशन निकाले। मेन पर्पस यही है यूनाइटेड नेशन का। और क्यों यूनाइटेड नेशन इम्पॉर्टेंट है? इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये ग्लोबल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को जो है निकालता है। कैसी ग्लोबल प्रॉब्लम? ग्लोबल प्रॉब्लम जो है वो ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, डिजीज हो सकती है। कई बारी दुनिया में कुछ ऐसी चीजें होती है जो कंट्रीज को मिलकर करनी पड़ती है, वो अकेले नहीं की जा सकती। जैसे मैंने अभी 2 एग्जांपल दिए, ग्लोबल वार्मिंग, डिजीज में कोरोना वायरस का ही एग्जांपल ले लो। कोरोना वायरस में अगर एक कंट्री कहती कि हाँ, हम तो अपने कंट्री वालों को वैक्सीन लगा रहे हैं और बाकी सारी कंट्रीज कहती कि हम नहीं लगा रहे, तो क्या उससे कोरोना वायरस रुकता? नहीं रुकता। बहुत सारी कंट्रीज क्या, वर्ल्ड की लगभग सारी कंट्रीज ने अपने लोगों को वैक्सीन लगवाया और उनके साथ में जो भी उनको मेजर लेने थे वो सब लिए ताकि कोरोना वायरस आगे ना फैले। तो ऐसे चीज में यूनाइटेड नेशन बहुत ज्यादा काम करता है। ग्लोबल वार्मिंग देख लो, एक टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, तो CFCs जो कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन था उससे बढ़ रही थी। तो यूनाइटेड नेशन में कंट्रीज इकट्ठा हुई और उन्होंने साथ में डिसीजन लिया कि हमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन को जो है वो बैन करना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ डिसीजन जो है वो साथ में आकर ही लिए जा सकते हैं। अगर एक कंट्री सोचे कि मैं ही डिसीजन ले लूं तो उससे कोई भी फर्क पड़ेगा, लेकिन इतना बड़ा कोई चेंज नहीं आएगा जितना कि सारी कंट्रीज साथ में मिलकर डिसीजन ले। और ये साथ में मिलकर कंट्रीज जो डिसीजन लेती है वो यूनाइटेड नेशन में ही लेती है। अब हम पढ़ते हैं कि और क्यों इम्पोर्टेंट है यूएन। तो यूएन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कंट्रीज एक दूसरे के साथ कॉपरेट करना चाहती है। देखो, कंट्रीज ये तो रियलाइज कर लेती है कि हमें कुछ भी दुनिया में चेंज लाना है तो एक दूसरे के साथ कॉपरेट करना पड़ेगा, लेकिन हमें ये रियलाइज होना कि कॉपरेट करना है और एक्चुअली में कॉपरेट करना ये बहुत ही अलग चीज होती है। कंट्रीज ये रियलाइज तो कर लेती है कि हमें कॉपरेट करना है, लेकिन कैसे कॉपरेट करना है उस पर वो कभी अग्री ही नहीं कर पाते, इसलिए वो कभी कॉपरेट भी नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि जो चीज हम करेंगे उसका कॉस्ट शेयर होगा कि नहीं, उसका बेनिफिट शेयर होगा कि नहीं। अगर हम किसी एग्रीमेंट में आ गए किसी कंट्री के साथ तो ऐसा तो नहीं है कि बाद में सामने वाली कंट्री हमें चीट कर ले। ऐसे डर उनके मन में होते हैं और इसका सॉल्यूशन यूनाइटेड नेशन जो है वो निकाल कर देता है। यूनाइटेड नेशन कहता है कि आपके साथ धोखा नहीं होगा, ये हम इंश्योर करेंगे कि आप हमारे थ्रू अगर किसी एग्रीमेंट में आते हैं तो उस एग्रीमेंट में दूसरी कंट्री आपको चीट नहीं करेगी। हम आपको एक मैकेनिज्म देंगे जिसके अंदर आपको काम करना है। हम इंश्योर करेंगे कि इस काम का कॉस्ट
और जो बेनिफिट है दोनों कंट्रीज के बीच में शेयर हो, इक्वली शेयर हो, ये यूनाइटेड नेशन जो है वो इंश्योर करता है। तो इससे भी कंट्रीज का भरोसा जगता है कि हाँ, हम एक दूसरे के साथ जो है कोऑपरेट कर सकते हैं। अब यूनाइटेड नेशन की क्या जरूरत है, क्या पढ़ने वाले हैं हम इस चैप्टर में और ज्यादा, तो देखो यूनिपोलर वर्ल्ड में यूएन क्या कर सकता है, मेनली चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं। यूनिपोलर वर्ल्ड यानी कि आज का वर्ल्ड जहां पर सिर्फ यूएस ही सुपर पावर है, तो यूएस अपनी मनमानी ना करे और कंट्रीज की भी बात सुनी जाए, ये देखना यूएन का काम है। और क्या यूएन इस पे खरा उतरा है, ये हम इसमें बेसिकली पढ़ने वाले हैं। तो अब पढ़ते हैं इवोल्यूशन ऑफ द यूएन के बारे में। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में लीग ऑफ नेशंस बना था और उसके बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। मतलब बेसिकली यूएन कब बना, तो देखो सबसे पहले जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है ना, तो 1919 से लेकर 45 के बीच में बहुत सारी चीजें हो जाती है। देखो 1919 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है। जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है तो कंट्रीज को लगता है कि अब हमें ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो कि वॉर के मैटर के साथ, पीस के मैटर के साथ जो है डील कर सके, उसका पीसफुल सोल्यूशन ढूंढ सके किसी भी प्रॉब्लम का। तो क्या होता है, कंट्रीज साथ में आती है और लीग ऑफ नेशन सबसे पहले ये ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। लीग ऑफ नेशन को भी सक्सेस मिलती है, लेकिन इसकी सक्सेस बहुत ज्यादा लिमिटेड होती है क्योंकि लीग ऑफ नेशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर को होने से रोक नहीं पाता है। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है तो पहले जितने लोग मरे थे उससे भी ज्यादा लोग इस बारी मरते हैं, उससे भी ज्यादा लोग जो है वो घायल होते हैं। इसीलिए फिर सोचा जाता है कि लीग ऑफ नेशन को हटा के हम कोई और ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो लीग ऑफ नेशन के कंपैरिजन में। तो यूएन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 में बन जाता है। इसे हम सक्सेसर भी कहते हैं लीग ऑफ नेशंस का। यूनाइटेड नेशन कैसे एग्जिस्टेंस में आता है, 51 कंट्रीज यूनाइटेड नेशन चार्टर जो है उसे साइन करती है और फिर हम कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन एग्जिस्टेंस में आ जाता है। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो लीग ऑफ नेशन अचीव नहीं कर पाया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में, वो अचीव करना यूएन का काम होता है। इसका पहला ऑब्जेक्टिव होता है प्रिवेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, कि इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट ना हो ये देखना। दूसरा फैसिलिटेट कॉपरेशन, साथ में कंट्रीज कॉपरेट करें। स्टॉप द कॉन्फ्लिक्ट, वही कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो, अगर हो रहा है तो उसे रोक दिया जाए। अगर फिर भी वॉर हो ही जाता है तो लिमिट द एक्सटेंट ऑफ हॉस्टिलिटीज, ये वॉर को, ये जो दुश्मनी है इसको रोकने की कोशिश करें। और इम्प्रूव दी प्रोस्पेक्ट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन का मानना है कि कंट्रीज वॉर इसलिए करती है क्योंकि वहां पर लैक ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। तो कंट्रीज में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो, ऐसे कंडीशंस बनाए जाते हैं और कंट्रीज को मतलब ऐसी सुविधा दी जाती है कि वो अपने एरिया में जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट कर सकें। अब एक फैक्ट भी बताया गया है कि अगर हम 2011 का डेटा देखें तब तक यूएन में 193 मेंबर स्टेट्स हो गए थे, यानी कि 193 जो स्टेट्स है वो यूएन से जुड़ चुकी थी और लगभग ये वही कंट्रीज थी जो कि इंडिपेंडेंट थी, जहां पर डेमोक्रेसी थी। तो पहले हमने देखा कि जब यूनाइटेड नेशन बना तब तो 51 कंट्रीज थी, 2011 में ये डेटा 193 तक पहुंच जाता है। अब हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन में और क्या क्या है। देखो यूनाइटेड नेशन में एक जनरल असेंबली है। इस जनरल असेंबली में हर कंट्री के पास अपना एक वोट है। जैसे हम कहते हैं ना, हर इंसान के पास अपना वोट है, तो सबके पास अपना एक एक वोट होता है। जनरल असेंबली में भी ऐसे ही कंट्रीज के पास, सब कंट्रीज के पास अपना एक एक वोट होता है। फिर होता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में होती तो सारी कंट्रीज है, लेकिन यहाँ पर कुछ 5 परमानेंट मेंबर्स होती है। 5 ऐसी कंट्रीज होती है जिसको हम परमानेंट कहते हैं। उन्हें कुछ स्पेशल जो है वो पावर होती है, जिसके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उनको वीटो पावर मिलता है। अब ये वीटो क्या होता है ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर पहले जानते हैं कि कौन सी ऐसी कंट्रीज है जो कि परमानेंट मेंबर्स है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो सबसे पहले है यूनाइटेड नेशन, दूसरा है रशिया, तीसरा है यूनाइटेड किंगडम,
4th है चाइना और 5th है फ्रांस। अब मैंने ये बताया कि 5 कौन कौन सी कंट्रीज थी जो परमानेंट मेंबर है, लेकिन यही परमानेंट मेंबर क्यों है, इसके रीजन क्या है? तो देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यही 5 कंट्रीज थी जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल थी, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यही कंट्रीज थी जो कि जीती भी थी, विक्टर्स भी थी। इसीलिए इन कंट्रीज को परमानेंट मेंबर्स बना दिया गया, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही यूएन बना था। अब यूएन में हर ऑर्गेनाइजेशन का एक हेड होता है, ऐसे यूएन का भी एक हेड है जिसको पब्लिक फिगर कहते हैं, जो कि रिप्रेजेंटेटिव हेड होता है, उसको हम कहते हैं सेक्रेटरी जनरल। ये कि हेड होता है एक तरीके से। ये अभी प्रेजेंट के सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो ग्यूटेरेस। ये 9th सेक्रेटरी जनरल है अभी तक के, 9वें सेक्रेटरी जनरल रहे हैं। और ये कब आए थे अपने पोजीशन पे, इन्होंने काम करना कब से शुरू किया? तो 1 जनवरी 2017। अब ऐसे ही तो हर किसी को सेक्रेटरी जनरल की पोजीशन मिलेगी नहीं, तो इन्होंने पास्ट में ये अच्छे पोजीशन पर रहे होंगे, इन्होंने कुछ काम किया होगा। तो इनके पास्ट के बारे में पढ़ते हैं कि ये पुर्तगाल के पीएम रह चुके हैं। कितने टाइम के लिए? 1995 से लेकर 2002 तक के लिए। उसके बाद ये यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजी में उन्होंने काम किया 2005 से लेकर 15 तक, और 17 में जाकर सेक्रेटरी जनरल बन गए यूनाइटेड नेशन के। अब हम पढ़ते हैं कि यूनाइटेड नेशन में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या क्या स्ट्रक्चर है। तो देखो, यूनाइटेड नेशन में बहुत सारा स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन वॉर और पीस के साथ डील करता है वो कौन सी है? जनरल असेंबली और दूसरा सिक्योरिटी काउंसिल। ये 2 जगह पर हमने देखा कि वॉर के साथ, पीस के साथ इन सारी बातों पर डिस्कशन होता है। अगर कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कहीं पे बॉर्डर डिस्प्यूट हो रहा है, या फिर कंट्रीज आपस में लड़ रही है, वॉर हो गया, जैसे रशिया यूक्रेन से रिलेटेड कोई भी चीजें अगर डिस्कस हो रही होगी तो वो जनरल असेंबली में और सिक्योरिटी काउंसिल में हो रही होगी, क्योंकि ये वॉर और पीस के मैटर में आती है। और बाकी हमें एक सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, ये भी तो काम है यूनाइटेड नेशन का। तो इससे रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो ये है। सबसे पहले है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन UNHRC, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी UNSCR, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड UNICEF, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन UNESCO। ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज जो है वो डिस्कस किए जाते हैं, और कंट्रीज में कैसे हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, बैकवर्ड कंट्रीज में कैसे डेवलपमेंट करना है, इन सब पर ध्यान दिया जाता है, इन सब पर बातें की जाती है। और इसके बारे में भी हम आगे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बाकी बचे हुए टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।